हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है दिल्ली पुलिस का पेपर बिल्कुल शानदार तरीके से बच्चे दे रहे हैं। आप लोग भी दे रहे होंगे, अच्छे तरीके से दे रहे होंगे और काफ़ी उम्मीद करते हैं कि काफ़ी हेल्प मिलता होगा हमारे इस रिव्यू से। आज हम कुछ 9 तारीख वाले क्वेश्चन भी लाए हुए हैं आपके पास और उसमें बताएंगे। कुछ क्वेश्चन हम कल वाले सेशन में तो करा दिए थे, आज भी कुछ कराएंगे क्वेश्चन आज में। लेकिन आज का इम्पॉर्टेंट जो हमारे मकसद से रहेगा, हमारा जो मकसद है आपको कराने का, वह इतना चीज़ है। मतलब समझ रहे हैं आप, देश के राष्ट्रीय खेल आपको बता देंगे, किस देश के, सारे देश के, लगभग जितने भी देश पूछे जाते हैं सारे देश के बता देंगे। और खेल और संबंधित प्लेयर, कौन सा प्लेयर किस खेल से संबंधित है, लगभग 20-25 कराएंगे। और प्रमुख खेलों और खिलाड़ियों की संख्या, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, यह भी कराएंगे। बिल्कुल ट्रिक से वाला आपको करा देंगे हम। और ट्रॉफी, सभी खेलों से संबंधित जितनी ट्रॉफियां हैं वह करा देंगे। और खिलाड़ियों और उनके उपनाम यह करा देंगे। और आगामी खेल, जैसा कि हमने कल भी कराया था, मतलब कि कल वाले रिव्यू में आपने देखा होगा कि हमने कराया था यह सारी चीजें। तो आज हम इतनी सारी चीजें आपको कराएंगे दोस्तों, क्रम से कराएंगे और बिल्कुल शानदार तरीके से कराएंगे। कुछ हम बोल देंगे, आप कुछ नोट कर लेंगे, और कुछ हम व्हाइट बोर्ड पे लिख देंगे और उसको आप नोट कर लेंगे। इस तरह आज हम दोनों लोग मिलके चलते हैं साथ, और लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट में ये सब बताने वाले हैं। अगर आप ये सब करके जाते हैं, क्योंकि गेम से हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में पेपर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, और आगे आने वाले जितने भी रेलवे के एग्जाम में वहां पे भी आएगा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस के लिए ही आप केवल पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आने वाले बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो आप उसके लिए भी पढ़ें। और आज का जो 9 तारीख वाले कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं यहाँ पे, हम 40 क्वेश्चन के आसपास हैं, तो उसको हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो कुछ बच्चे हैं दोस्तों, कुछ दिए हैं और कुछ 8 तारीख वाला क्वेश्चन है जो हम नहीं कराए थे। कुछ बच्चे बोले कि सर ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं बताया है, तो हमने उसको ले लिया। और 2020 का ही है, 9 तारीख वाला भी थर्ड सेम का क्वेश्चन हमने नहीं लिया था, कुछ क्वेश्चन वहाँ से। तो कुछ बच्चे हैं कि बोले कि सर इसको बता दीजिए, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। मतलब उस सबका आंसर, बच्चे क्वेश्चन दिए थे, हम उसका आंसर सब बताते हैं, और आपने जो टिक किया होगा अपने हिसाब से आप जज कर लेंगे अपने आप को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एक बार आप हचक के शेयर कर दीजिए, इसके बाद हम करते हैं आपका। मतलब आप समझ लीजिए, मान के चलिए आज आपका बिल्कुल नंबर 1 का टॉपिक है। अब मान के चलिए यहाँ से आपके किसी भी शिफ्ट में जरूर आ सकते हैं क्वेश्चन, वैसे कि क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग जानते होंगे, देख रहे होंगे पेपर के एनालिसिस। चलिए पहला क्वेश्चन, 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति कौन था? तो आपको पता होगा प्रणब मुखर्जी, आपके 13वें राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी को 2019 वाला भारत रत्न भी दिया गया था। आपको याद होना चाहिए दोस्तों, 2019 का भारत रत्न 3 लोग को मिला था। 2 हम नाम बताते हैं, तीसरा आप बताइएगा। नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी, तीसरा नाम आप बताएंगे। 2020 में नहीं दिया गया है, नहीं दिया जाएगा भारत रत्न, याद रखेंगे, कोरोना की वजह से कि इतनी ज़्यादा इस आर्थिक स्थिति हम लोग की खराब हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम लोग फिलहाल में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हम लोग का जो जीडीपी था दोस्तों, जो इकोनॉमिक्स रेट तक कितना था, -23.5% था। अब इस समय फिलहाल में देखेंगे तो -7.5 हो गया है। मतलब कि हम अभी भी घाटे में हैं। मतलब कि समझ रहे हैं, मांग तो बिल्कुल भी मार्केट में दिख ही नहीं रहा है, मांग नहीं दिख रहा है। मांग की सप्लाई जब कम होती है तभी दिक्कत होता है ना। मांग की सप्लाई तो हो रहा है लेकिन मांग नहीं है, मांग खत्म, क्योंकि पैसा ही नहीं रहा किसी के पास, क्या सामान खरीदेगा कोई, आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, अंत्योदय योजना के तहत गेहूं की कीमत कितनी है? तो बता देंगे 35 रुपए है, 2 रुपए, 35 रुपए अब के जी, मतलब 35 के जी लेंगे, 15 किलो 2 रुपए में, पर 2 रुपए के हिसाब से 35 किलो आपको मिलेगा। मतलब कि 17.5 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको दिया जाएगा। मतलब अंत्योदय योजना जो है, गेहूं आपको इतना मिल सकता है इसमें। सिक्किम में जो एक डांस होता है दोस्तों, मारूनी डांस, ये पूछा गया था, मारूनी डांस कहाँ पे होता है? तो सिक्किम में नेपाली समुदाय द्वारा किया जाता है मारूनी डांस। कहाँ पे? सिक्किम में किया जाता है, नेपाली समुदाय द्वारा। क्योंकि आपको पता है सिक्किम जो है दोस्तों, एक पहले जो है कि आपके जवाहरलाल नेहरू जी के समय वहाँ पे कह लीजिए कि जन समुदाय द्वारा वहाँ पे वोटिंग कराया गया कि आप नेपाल, मतलब कि आप अलग देश बन के रहना चाहते हैं या फिर भारत में मिलना चाहते हैं। तो अंग्रेजों के समय हुआ था, उस समय विलियम बेंटिंग वगैरह थे, तो उसमें क्या किया गया, भारत में उसको मिला लिया गया। कब मिलाया गया? तो बता देंगे 1975 को। ये सब सारी डेटें याद रखें आप, जो कि पूछा जा सकता है दोस्तों। 36वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके थ्रू मिलाया गया था उसको, सिक्किम के, आपको पता होना चाहिए आपको। और एक आपका चला था गोवा। गोवा 19 दिसंबर को 1961 याद रखेंगे, गोवा को भी विलीन कर लिया गया, अपने में मिला लिया गया। ठीक है। ऑपरेशन विजय हमारे थल सेना द्वारा चलाकर, थल सेना ऑपरेशन विजय के नाम से याद रखेंगे दोस्तों इसको। ठीक है। उस समय तात्कालिक आपके जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी, याद रखेंगे, और राष्ट्रपति आपके राजेंद्र प्रसाद जी।
राजेंद्र प्रसाद जी जो राष्ट्रपति थे दोस्तों, पहला राष्ट्रपति का जो पोस्ट था हमारा 1950 24 जनवरी 1950 को मतलब अलाउ होता है। इस दिन से पहले राष्ट्रपति मतलब 24 जनवरी 1950 को पहला राष्ट्रपति भी हमारे देश में बनता है, और पहला राष्ट्रगीत और पहला राष्ट्रगान भी उसी समय एक्सेप्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए आपको। 22 जुलाई 1947 को आपका राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे सब सारी चीज़ें, ठीक है। सिक्किम में नेपाली समुदाय द्वारा हो गया मारूनी डांस होता है, जो कि सिक्किम होता है नेपाली समुदाय द्वारा। तीसरा क्वेश्चन, रुद्रदमन, रुद्रदमन है दोस्तों, रुद्रदमन का संबंध किस वंश से है? तो बता देंगे क्षत्र वंश से है। इसको हमने पढ़ाया हुआ है, पिछला एनालिसिस देखेंगे आप ना, उसे मौर्य वंश का पूरा बता दिए आपको। गुलाम वंश, जो आपका गुलाम वंश होता है ना, गुलाम, तुगलक, सैयद, लोधी, खिलजी, तो जितने भी हैं दिल्ली सल्तनत का, वो भी बता दिए आपको। उनका कार्यकाल भी बता दिए कब से कब तक थे, पांचों के, ठीक है, ये पढ़ लेंगे आप। और इसके बाद रुद्रदमन मतलब क्षत्र वंश का भी बताया गया है, और आपका मुगल वंश का भी बताया गया है, गुप्त वंश का भी बताया गया, पूरा डिटेल से, ठीक है। सबका आप पढ़ के जाएंगे। आपका कार्यकाल भी बताया गया, आप उसको देख लेंगे एक बार, पिछला रिव्यू जो कराया गया है चैनल पर। मौर्य वंश की प्रथम राजधानी कौन सी है? तो बता देंगे पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र आपको पता होना चाहिए। 16 जनपद थे, 16 जनपदों में सबसे जो पावरफुल जनपद था दोस्तों मगध था। मगध के बाद दूसरा नंबर पाटलिपुत्र का ही आता है। मगध, मगध के बाद पाटलिपुत्र। मगध पर अगर देखेंगे तो आपका शुंग वंश हो गया, नंद वंश सबसे खतरनाक शासक दोस्तों। यह सब नंद वंश के समय ही जो घनानंद रहता लास्ट शासक नंद वंश को घनानंद रहता लास्ट ना, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हराया, और हराने के बाद अपना मतलब मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। और जो घनानंद रहता है दोस्तों, जो कि नंद वंश का लास्ट शासक होता है, उसी के समय आपका सिकंदर भारत में पोरस के साथ उसकी लड़ाई हुई थी झेलम नदी पर। झेलम को क्या बोलते हैं? पुरानी झेलम का पुराना नाम क्या है? वितस्ता नदी, याद रखेंगे, वितस्ता। झेलम का पुराना नाम वितस्ता नदी। इसके बाद नेक्स्ट, मौर्य वंश की राजधानी क्या है? बता दिया आपकी पाटलिपुत्र। इसके बाद और पूछा गया था बनवाली। अब देखिए यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, आप उसमें जितने भी साइट हैं दोस्तों, जितनी भी साइट हैं सब पढ़ के जाएंगे। खैर गुजरात वाला, ठीक है, गुजरात का जो डैकयार्ड था वह सब आप पढ़ के जाएंगे। गुजरात का सबसे पूर्वी क्षेत्र क्या है? सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तर, सबसे दक्षिणी। दक्षिण का जो दाइमाबाद है यह पढ़ के जाएंगे, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इस तरह आप यहाँ का पढ़ लेंगे, सब पूरा पढ़ के जाएंगे, देख कर जाएंगे। जो पूछा गया था बनवाली, बनवाली हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है, सुरकोटदा आपका कहाँ पे? गुजरात में है। मतलब इस तीनों में से एक क्वेश्चन था आपका बनवाली, बनवाली पूछा गया था। इस तरह आप बता देंगे कमेंट में। हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? जल्दी से बता दें। और हड़प्पा और आप मोहनजोदड़ो दोनों बता दें। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा खैर तो पाकिस्तान में पड़ जाता है दोनों, लेकिन किस नदी के किनारे है आप दोनों बता दें। पश्चिम तट, नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह। अब देखिए बंदरगाह तो पूछा गया पश्चिम तट, तो भारत का जो यह है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत, इसमें देखिए यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होता है। गुजरात जो कि सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है पानी वाला, लगभग 1600 किलोमीटर, 1600 मीटर बोला जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में जो राज्य है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो कि वाटर बॉडी मतलब कि वाटर से ज्यादा अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो बता देंगे आप गुजरात है, जो कि 1600 किलोमीटर के हिसाब से शेयर करता है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आ जाता है, फिर तमिलनाडु आ जाता है। इस तरह आप याद रखेंगे इसको। इसके बाद दोस्तों अगर पूछा जाता है आपसे, जो क्वेश्चन पूछा गया था गुजरात का कांडला, उसमें ऑप्शन में था कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट, और बाकी के सब प्रायद्वीप थे। आपके पारादीप था, जो कि उड़ीसा का आपका एक पोर्ट है, पारादीप उड़ीसा का था। मतलब कि सारे के सारे पूर्वी थे, और एक था आपका पश्चिमी, ठीक है। उसमें ये पूछा गया था पश्चिमी आपका तट का बंदरगाह कौन सा है? तो आप कांडला लगा देंगे। वैसे पश्चिम तट पर भी काफी ज्यादा है। आपका जो मेजर पोर्ट है ना, 13 मेजर पोर्ट है, 13 याद कर लेंगे, 13 है। कभी आप अगर कमेंट करेंगे तो 13 के 13 पोर्ट हम आपको बता देंगे। जैसे मुंबई है, जो कि सबसे बड़ा पोर्ट के नाम से जाना जाता है। सबसे गहरा बंदरगाह जो आपका है विशाखापट्टनम है, कृत्रिम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब जो मुंबई है, इसी का कह लीजिए कि इसका मतलब इसको सहायता देने के लिए एक बना दिया गया है नहावा सेवा। नहावा सेवा का भी नाम बदला गया है, नहावा सेवा पोर्ट। आप बताएंगे उसका नाम क्या रखा गया है। चलिए नेक्स्ट बता देते हैं। पूर्वी घाट, अगर पूछा जाता है आपसे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आया था, तो बता देंगे महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का मतलब पूर्वी तट का सबसे ऊंची चोटी। अगर पूछा जाता है आपसे कि पश्चिमी तट का सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? कि आप बता देंगे अनाईमुडी। अनाईमुडी है जो कि पश्चिमी तट की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी, नीलगिरी है जो कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट को दोनों को जोड़ती है नीलगिरी पहाड़ियां दोस्तों, जो कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैली हुई है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अगर यहीं पे देखिए कार्डमम की पहाड़ियां हैं। अगर पूछा जाता है आपसे सबसे दक्षिण की पहाड़ी का नाम बताइए, जो कि दोनों के तट पर है, मतलब पूर्वी और पश्चिमी तट को बिल्कुल
मतलब बीच कन्याकुमारी के आसपास है, तो बता देंगे आप क्या नाम इसका है, बता देंगे कार्डमम की पहाड़ियाँ। अगर पूछा जाता है कौन सी पहाड़ी श्रृंखला है कि जो दोनों तट को जोड़ती है, तो बता देंगे नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाता है तो बताएंगे दोदा बेटा। लेकिन अगर पूछा जाता है पश्चिमी तट की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बताएंगे क्या, तो आप बता देंगे कि अनाईमुडी है। अगर पूर्वी तट का पूछा जाता है, जो कि पूछा गया था, तो बता देंगे महेंद्रगिरी पहाड़ी। याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, यह पूछा गया था, तो बताएंगे 1923, 1 जनवरी 1923 को हुआ था। इसके बाद कौन सी देवी बीड़ा धारण किए हुए हैं, तो बता देंगे सरस्वती जी हैं। सरस्वती माता जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, हर स्टूडेंट को उनकी पूजा करनी चाहिए, पहली तो बात यह है, आप लोग पूजा पाठ करें। अब सत्यार्थ प्रकाश पत्रिका ये किसका है, तो बता देंगे दयानंद सरस्वती जी का है, दयानंद सरस्वती। याद रखेंगे दोस्तों। इनका एक मतलब कह लीजिए इनका एक डायलॉग था, बता देंगे कौन सा डायलॉग ये बोले थे, कमेंट करेंगे दोस्तों, पूछा जा सकता है आगे। देखिए जो बता रहे हैं उसको एक बार आप देख कर जाएंगे, सारे डायलॉग आप देख कर जाएंगे एक बार, ठीक है, इसको अच्छे से। एम्पियर किसका मात्रक है, करंट का, ये भी पूछा गया था आपके कल थर्ड शिफ्ट में। ब्रिक्स सम्मेलन का इस बार जो सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स का पूरा एक वीडियो है दोस्तों, आप लोग चैनल पे हैं प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। करंट के टॉपिक में प्लेलिस्ट में आप देख पाएंगे कि वहाँ पे ब्रिक्स सम्मेलन की पूरी चर्चा हम किए हुए हैं। कौन सा ब्रिक्स सम्मेलन इस बार का हुआ था, यह पूछा गया था आपसे, तो बता देंगे 12वें नंबर का हुआ था, 12th नंबर का हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो पिट्सबर्ग में हुआ था, रूस के पिट्सबर्ग में हुआ था। देखिए ब्रिक्स में कितने देश हैं, BRICS, ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को 2010 में जोड़ा गया था। जो ब्रिक्स सम्मेलन है दोस्तों, ये ब्रिक्स 2006 में बना था, 2006 में बना था, और 2009 से इसका मतलब कि कार्यभार स्टार्ट हो गया था, 2009 वगैरह से, याद रखेंगे। और 2006 में लेकिन बना था, इसको याद रखेंगे। 2010 में साउथ अफ्रीका को जोड़ लिया जाता है। अब जो होता है कार्यकाल, मतलब कि जहाँ पे हर जगह इसके सम्मेलन होता है, अब देखिए सम्मेलन आपको ट्रिक से बताते हैं। 2015 से आप याद कर लें, 2015 में जो हुआ था रूस में हुआ था, 2016 में इंडिया में, 2017 में फिर से चाइना में, 2017 के बाद 2018 में साउथ अफ्रीका में, 2019 में ब्राजील में, फिर 2020 में कहाँ हुआ, रसिया में, फिर से 2021 में आपका इंडिया में होगा। इसको याद रखेंगे। 13वें नंबर का यह पूछा जा सकता है आपसे कि किस नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन इंडिया में होने वाला है, तो 13 नंबर आप बता सकते हैं इसको। चलिए, इस तरह जितने भी इंटरनेशनल संगठन है दोस्तों ना, उसको आप पढ़ के जाएंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे, जो कि चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप आएंगे चैनल पर, वहाँ आपको देख सकते हैं कि हमने पढ़ाया हुआ है वहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया हुआ है कि तुगलकाबाद की स्थापना किसने किया है, तो बता देंगे गयासुद्दीन तुगलक। अब बता देंगे आगरा की स्थापना किसने किया है, आगरा का, जौनपुर का। यह पढ़ के जाएंगे दोस्तों, यह नहीं है कि हम नहीं बता सकते आपको, हम बता सकते हैं, लेकिन आप एक बार देखेंगे खुद से तो बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं वहाँ से। एक बार नज़र दौड़ाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में यह ना फंसकर जो आप देखेंगे हमारे कहने से इसको देखने जाएंगे, हो सकता है कोई चीज़ और आपके सामने आ जाए, आप उसको देख लें और वही आपके एग्जाम में आ जाए, तो अच्छी बात रहेगी ना। तो आप देखेंगे आगरा और जौनपुर की स्थापना किसने किया था, ठीक है, बता देंगे आप, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एकता दिवस। बताइए एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो एकता दिवस बता देंगे 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई जी पटेल जी के मतलब जन्म दिवस पर मनाया जाता है दोस्तों। आपको पता होगा 31 अक्टूबर 2019 को आपका जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया। लद्दाख को अलग करके एक यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। इसमें लद्दाख में 2 जिले हैं और जम्मू कश्मीर में, जो कि भारत के हिस्से में है अभी फिलहाल में, उसमें 22 जिले हैं। लेकिन भारत पीओके वाला भी पार्ट अपना बोलता है, तो पीओके वाले पार्ट में 6 जिले हैं। पीओके और इसको मिला दे दोनों को, तो मिला जुला कर 26, 22, 6, 28 जिले हो जाते हैं, जो कि हम भारत में मानते हैं और हम भारत से मतलब पाकिस्तान से लेकर रहेंगे। तो मतलब मिला जुला के हमारा मानना यह है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर में 28 जिले हैं, मान के चलेंगे, ठीक है दोस्तों, यही है भी। और 31 अक्टूबर को यह यूनियन टेरिटरीज बना था। इसमें मतलब यूनियन टेरिटरीज बनने से पहले जम्मू कश्मीर हमारा द्विसदनात्मक भी हुआ करता था, लेकिन द्विसदनात्मक से जब वो यूनियन टेरिटरी बन गया तो वहाँ विधानसभा विधान परिषद दोनों होता था पहले, लेकिन फिलहाल में विधान परिषद को हटा दिया गया। इस समय फिलहाल में विधान सभा ही है वहाँ पे। और इस समय वहाँ के उपराज्यपाल जो दोस्तों मनोज सिन्हा हैं, और वहाँ के जो पहले उपराज्यपाल थे उस समय आपके कैग हैं, उसके नाम बता देंगे, ठीक है, ठीक है, कौन इस समय पहले उपराज्यपाल हैं, ठीक है, ये बता देंगे। अब लद्दाख के कौन उपराज्यपाल हैं ये भी आप कमेंट करेंगे, कर सकते हैं, तो करिए। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडिया वे स्ट्रेटेजी किसकी बुक है, तो बता देंगे एस जयशंकर जी का यह बुक है, एस जयशंकर प्रसाद का यह बुक है, द इंडिया वे स्ट्रेटेजी। एकता दिवस किसे समर्पित है, तो बता दिए आप। हाथी गुम्फा का निर्माण किसने किया था, तो राजा खारवेल ने किया था। ये चीज़ें आपको पता होगा। अब देखिए सांची स्तूपा, अब देखिए सांची स्तूपा से पूछ दिया गया कहाँ पर है, तो सिंपल क्वेश्चन है, बता दिए होंगे मध्य प्रदेश में है। ये सभी लोग बता दिए होंगे, सारे बच्चे इसमें नंबर 1 पा गए होंगे। लेकिन इसमें आपको कुछ ट्रिक बताते हैं, जैसे कि आपका नोट जो होगा 2000 का नोट, 2000 के बाद देखिए हम इसको पहले ट्रिक बताते हैं, आपका किस नोट पे कौन सा चित्र है, एक ट्रिक बताते हैं, आप इसको याद रख लेंगे। SHR
SHR और SRM, इसको आप याद कर लेंगे। M फॉर मंगलयान, क्या बोलेंगे? मंगलयान, मंगलयान जो कि 2000 वाले नोट पर है, 2000 वाले नोट पर है। आर फॉर आप बता देंगे, आप रेड फोर्ट, क्या बता देंगे? रेड फोर्ट दिल्ली वाला, रेड फोर्ट आगरा वाला कि दिल्ली वाला, बताइए। ये रेड फोर्ट आप किस पे है? बता देंगे 500 वाले पे नोट पर है रेड फोर्ट। इसके बाद आपका यह आ जाता है सांची स्तूपा, सांची स्तूपा किस वाले नोट पर है? तो बता देंगे 200 वाले नोट पर है। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, हम सही बता रहे हैं दोस्तों। इसके बाद रानी का वाव, आर फॉर रानी का वाव जो कि गुजरात में है दोस्तों, रानी का वाव गुजरात में है, रानी का वाव ये बता सकते हैं, जो कि कहाँ किस नोट पर है? बता देंगे 100 वाले नोट पर है, ठीक है, 100 वाले नोट पर। हम्पी 50 वाले नोट पर है दोस्तों, इसको आप चेक कर सकते हैं। हम्पी के बाद 10, 20 का नोट तो बाद में आता है ना दोस्तों, इसे 10 हम 10 का ट्रिक बना चुके थे, तो बाद में 20 का नोट आता है। 20 में आप बता सकते हैं किसका है नोट, बताते हैं 20 वाले पे भी। देखिए यहाँ पे 10 का नोट, जो 10 का नोट है उस पर किसका है चित्र? तो बता देंगे सन टेम्पल, कोणार्क का सन टेम्पल, जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा, कोणार्क का सन टेम्पल। तो यस फॉर सन टेम्पल, यस फॉर हम्पी, और यस फॉर हम्पी हो गया जो कि 50 नोट पर है, और सन टेम्पल 10 वाले नोट पर है। ये आपका रानी का वाव है जो कि 100 वाले नोट पर है। ये आपका सांची स्तूपा है जो कि 200 वाले नोट पर है। और आर फॉर आपका रेड फोर्ट है जो कि 500 वाले नोट पर है। एम फॉर मंगलयान जो कि 2000 वाले नोट पर है। अब बचा 20 वाला नोट। 20 वाले नोट पर क्या है? तो बता देंगे एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है। ये चीजें आप याद रख लेंगे दोस्तों। चलिए, ये तो ट्रिक था जो कि आने वाले एग्जाम में, आने वाले शिफ्टों में, आने वाले बहुत सारे एग्जाम लगने वाले हैं, वहाँ पे पूछा जा सकता है। अगर आप लोग अभी तक भी शेयर नहीं किए हैं दोस्तों, तो शेयर करें, क्योंकि इतनी चीज़ें अभी हम पढ़ाने वाले हैं तुरंत। बस एक क्वेश्चन और बचा है। अंडमान निकोबार किस क्षेत्र में स्थित है? अब देखिए, अंडमान निकोबार तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बता दिए होंगे, बे ऑफ बंगाल में स्थित है, जहाँ पे अपना गंगा जी, मतलब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसे हम मेघना के नाम से जानते हैं। इसका भी कल हम रिव्यू देखे होंगे आप, कल वाला, तो उसमें भी अच्छे से विस्तार से आपको बताया गया था। आप लोग देखिए उसको, नहीं देखे हैं तो। अब देखिए, अंडमान निकोबार में अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे उत्तरी अंडमान होता है, उसके बाद मिडल अंडमान होता है, फिर साउथ अंडमान होता है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे एक और अंडमान है, बता देंगे अंडमान का कौन सा एक पोर्ट पड़ जाता है, उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे इसको। फिर इसके बाद कार निकोबार आ जाता है। लास्ट में 8 डिग्री चैनल भी इसी जगह है, जो कि कार निकोबार में पड़ता है, बिल्कुल नीचे निकोबार वाले क्षेत्र में पड़ जाता है। ये तो अंडमान वाला है, फिर निकोबार वाला क्षेत्र है। लगभग अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे 36, मतलब कि 36 आइलैंड है, 36 से 37 आइलैंड है, जो कि फेमस आइलैंड है दोस्तों। इसके बाद अगर बोला जाता है आपसे सैडल पिक, जो आपका सबसे ऊंची चोटी है सैडल पिक, वो इसी में पाया जाता है, मतलब उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। अगर आपसे बोला जाता है पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर है, वो किस आइलैंड पर है अंडमान निकोबार में? तो यहाँ पे उत्तरी अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान पर आपका पड़ जाता है पोर्ट ब्लेयर। याद रखेंगे दोस्तों इसको, क्योंकि ये पूछा जाता है। अभी देखिए, हाल में ही 2019 में क्या तो भी नया अपडेट आ गया 2019 में बताया गया था पुलिस स्टेशन, सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन भारत का कौन सा है? तो यही पे आपके साउथ अंडमान पर ही है। इसका नाम क्या है बता देंगे, इसका नाम है एबरडीन। अब ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जा सकता, रेलवे में पूछा जा सकता है, आने वाले दिल्ली के पेपर में भी पूछा जाएगा आपसे, आगे आने वाले शिफ्ट में, ठीक, पूछा जा सकता है। 2019 का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो बता देंगे अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में किस आपके ग्लेशियर पर है? तो बता देंगे आप कि आपका किस आइलैंड पर है? तो बता देंगे आप नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान पर है अबरडीन, 2019 में। लेकिन अभी फिलहाल में 2020 का भी एक आपका रिपोर्ट आ चुका है, उसमें बताया गया सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन सर्वश्रेष्ठ बताया गया मणिपुर का। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम बता देंगे आप, मणिपुर का नाम बता देंगे थौबल। क्या नाम है? थौबल करके है, आप इसको ध्यान देंगे, जो कि सबसे शीर्ष पर रहा, इस बार सर्वश्रेष्ठ माना गया। यूपी का भी 8वें नंबर पर है, गाजीपुर का, यूपी में गाजीपुर पड़ता है ना, तो वहाँ का गाजीपुर क्षेत्र का, हाँ, मतलब कि ऊपर 8वें नंबर पर आया है यूपी का पुलिस स्टेशन। एक और पूछा गया था, उज्जैन का पुराना नाम क्या है? तो अवंतिका। क्या बता दिए होंगे? अवंतिका, जो कि 16 जनपदों में से एक जनपद भी था अवंतिका के ही आपके क्या नाम है इनका, बौद्ध जी रहते हैं ना, बुद्ध भगवान, याद रखेंगे आप उनको, बुद्ध भगवान जी। अब इस तरह दोस्तों हमने पढ़ लिया, मतलब जो छूटा पटा था हम लोग का क्वेश्चन हमने देख लिया उसको। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों एक एक करके, अब देश का राष्ट्रीय खेल एक एक करके देखते चलते हैं। देश का राष्ट्रीय खेल, किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, हम लिखेंगे, आप यहाँ पे आप देखते हुए चलेंगे। अब देखिए, यूएसए की बात करें तो यूएसए, हम देश का नाम लिखेंगे और बोलते चलेंगे इसका राष्ट्रीय खेल, तो आप उसको कॉपी पे लिखेंगे यूएसए का, तो आप बता देंगे बेसबॉल है। इसके बाद अगर बोले दोस्तों स्पेन का, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हर शिफ्ट में खेल से क्वेश्चन आ रहा है। अब आज जो आप कर लेंगे ना, इसके बाहर एक भी खेल का क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा आपको, इसी में से देखने को मिलेगा, जो आज का वीडियो आप पूरा देख लेंगे अगर, ठीक है। अभी देखिए स्पेन का सब बता देंगे कि साण युद्ध है। अगर बोला जाए कनाडा का,
कनाडा का तो बता देंगे, बहुत लोग को पता होगा, आइस हॉकी बता देंगे। अगर बोला जाए रूस का तो रूस का बहुत लोग को एक ही पता होगा। कौन सा पता होगा? एक पता होगा कोई भी, लेकिन हम आपको यहाँ पे दो बता रहे हैं, जो कि दोनों का दोनों इसका राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल भी है और शतरंज भी है। शतरंज शतरंज दोनों आप याद कर लेंगे दोस्तों। शतरंज शतरंज और फुटबॉल दोनों का दोनों रूस का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। इसके बाद इंडिया का, पाकिस्तान को पता है आपका हॉकी है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको स्कॉटलैंड जो कि पूछा जाएगा, स्कॉटलैंड का क्या है? स्कॉटलैंड का आप बता देंगे दोस्तों रुग्बी फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो बता देंगे 15 प्लेयर होते हैं। अभी बताने वाले हैं हम ट्रिक से आपको। रुग्बी प्लेयर मतलब कि स्कॉटलैंड रुग्बी आप याद कर ले, रुग्बी फुटबॉल जो कि नेशनल खेल है किसका है? तो बता देंगे स्कॉटलैंड का। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, और देख लें भारत के चारों तरफ जितने भी देश हैं दोस्तों, उसको भी आप काउंट कर लें। जैसे भूटान का बोला जाए तो बता देंगे तीरंदाजी है भूटान का। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए, तीरंदाजी के बाद इतने देश हो गए ना, आप इसको लिख लीजिए कॉपी पे, हम इरेज कर दिए। तीरंदाजी के बाद मतलब भूटान के बाद और देखा जाए तो भूटान के बाद आप बता देंगे फ्रांस का। पहले फ्रांस का देख लिए, फ्रांस और ब्राजील, जो कि पूछा जाता है बहुत बार। फ्रांस और ब्राजील का दोनों का फुटबॉल है, जो कि आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपीय जितने भी देश हैं वो फुटबॉल पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, फुटबॉल ही खेलते हैं, और उसमें अच्छा रैंक भी आता है। इस बार का फुटबॉल जो रैंक जारी किया गया फीफा द्वारा, भारत का 104वां रैंक आया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो देखिए फ्रांस और ब्राजील का फुटबॉल हो गया। इसके बाद नेपाल, देखिए नेपाल का बहुत लोग को नहीं पता होगा, पता भी होगा तो नाम में थोड़ा अटता है ना, इसलिए लोग नहीं बोल पाएंगे। दंडी, क्या नाम है? दंडी बियो याद कर लीजिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको नहीं पता होता जो वही पूछा जाएगा। दंडी बियो नेपाल के बाद जापान का तो सबको पता होता है भैया, जापान का जूडो होता है। मलेशिया इंडोनेशिया का, दोनों का, मलेशिया और इंडोनेशिया, जो कि जिसका अभी द्वीप मतलब जिसका इंडोनेशिया का जो बोला जाए तो कैपिटल जो था जकार्ता को अभी हटा दिया गया, मतलब पानी में डूबने के कारण वो बन गया बोर्नियो पे चला गया। उसका कलिमंतर है, क्या बताएंगे कैपिटल? कलिमंतर कैपिटल इंडोनेशिया का, याद करेंगे। जापान का देखा जाए दोस्तों तो जूडो हो गया। इंडोनेशिया मलेशिया का हो गया, बैडमिंटन हो गया। इसके बाद आपका बचता है और कोई बचता है, और कोई देश? बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, अच्छा बांग्लादेश का बताए थे, नहीं बताया ना? कबड्डी, बांग्लादेश का कबड्डी याद रखेंगे। इसके बाद एक चीज अब आप ढूंढ के बताएंगे, श्रीलंका का बताएंगे हमें। श्रीलंका का देखते हैं कौन बच्चा बताता है, श्रीलंका का और म्यांमार का बताएंगे, जिसका कैपिटल है तांगपिटाओ। ठीक है ना, इसका म्यांमार कैपिटल तांगपिटाओ, याद रखेंगे। मतलब यह बताएंगे आप दोनों खेल। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट नंबर क्या लिखे हुए हैं? खेल हो गया ना, देश के खेल और राष्ट्रीय खेल, यह हो गया। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं क्या? खेल और संबंधित प्लेयर। अब देखिए खेल से संबंधित प्लेयर हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग लिखते चलेंगे। जैसे बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? बता देंगे कुश्ती से संबंधित है। इसके बाद विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? बता देंगे कुश्ती से संबंधित है। अभी बजरंग पुनिया 65 किलो मतलब कि वेट में खेलते हैं, वेट में इनका मतलब माना जाता है कि अब 65 किलो वेट में खेलते हैं। इसके बाद विनेश फोगाट है दोस्तों, ये 40 किलो या 45 किलो ऐसे है, शायद 50 या 55, एक बार आप चेक करिएगा, इसको चेक कर ही जाएंगे। विनेश फोगाट कुश्ती के प्लेयर हैं, याद रखेंगे। सौरभ चौधरी कौन बताएगा भैया? ये निशानेबाज हैं। देखिए अभी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपके दिल्ली पुलिस में ही कि ऐसा कौन सा मतलब कि इसमें से प्लेयर है, अभी हम बताने वाले हैं कि उनको मतलब कि ओलंपिक में विजेता नहीं हुए हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन था जो कि जिसमें कि 3 था ऑप्शन में, 3 लोग पाए थे ओलंपिक में और एक जो थे वो नहीं पाए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, अभी हम सारे बता देंगे आपको जितने लोग ओलंपिक में विजेता बने हुए हैं, है ना। 2012 वाले में भी, 2016 वाले में भी, यह बताने वाले हैं दोस्तों आपको। सबसे पहले निशानेबाजी में, सबसे पहले कुश्ती में, सबसे पहले बैडमिंटन में, सब बताएंगे। आप लोग निश्चिंत होकर सुनते रहिए बस। बजरंग पुनिया हो गया, विनेश फोगाट हो गया, इसके बाद सौरभ चौधरी हो गया जो कि निशानेबाज के लिए। इसके बाद शाही सरनोबत, राही दोस्तों, राही नाम है, राही सरनोबत है, शाही नहीं, राही सरनोबत है, जो कि निशानेबाजी के लिए भी जानी जाती है, निशानेबाजी के प्लेयर हैं। इसके बाद स्वर्ण सिंह, ध्यान सुनेंगे, स्वर्ण सिंह, दत्तू बाबन मोकानल। इसके बाद ओम प्रकाश, एक है सुखमीत सिंह। यह पांचों के पांचों जो लोग हैं नौकायान से संबंधित हैं, जो कि आपका ओणम पता है केरल में होता है। उसके बाद पोंगल है, पोंगल तमिलनाडु का खेल है। ये सब नौकायान मतलब नौकायान प्रतियोगिता है, जो कि अलग अलग अपने दक्षिण भारत में ज़्यादा देखने को मिल जाता है हमको। इसके बाद रोहन बोपन्ना और आपका ये कौन है? दिग्विजय शरण करके ऐसे दोस्तों हैं, दिविज देखिए नाम नहीं याद आ रहा हमको, दिविजय शरण करके एक लोग हैं, दोनों रोहन बोपन्ना और शरण करके एक है, जो कि टेनिस प्लेयर हैं दोनों लोग। इसको आप लोग याद करके जाएंगे, क्योंकि अभी हाल में ये दोनों लोग चर्चा में भी थे। ठीक है, चोट वगैरह लग गई थी किसी को तो चर्चा में थे। तेजिंदर पाल सिंह तूर, पूरा नाम तेजिंदर पाल सिंह तूर,
क्या बोले हैं? तेजेंद्र पाल सिंह तूर, याद रखेंगे। यह जो है दोस्तों किस खेल से संबंधित हैं? तो बता देंगे टेनिस से संबंधित है ये भी। तो सॉरी, यह गोला फेंक से संबंधित है दोस्तों। टेनिस से बता दिया ना रोहन बोपन्ना जी। तो यह तेजेंद्र पाल सिंह तूर बोलिए या फिर तेजेंद्र पाल बोलिए, नाम से फेमस है दोस्तों, तेजेंद्र पाल से ही फेमस है। यह गोला फेंक से संबंधित है। ठीक है, गोला फेंक प्लेयर है, मतलब यह गोला फेंक प्लेयर है। स्वप्ना बर्मन, तो बहुत लोग जानते होंगे स्वप्ना बर्मन। स्वप्ना में हेप्टैथलिस से, हेप्टैथलिस क्या बोलते हैं? ठीक है, हेप्टैथलिस से ये संबंधित हैं आपके कौन? स्वप्ना बर्मन। मंजीत सिंह 800 मीटर दौड़ से संबंधित है दोस्तों। जैसे कि आपके असम की क्या बोला जाता है, असम की हिमा दास हैं जो कि आपके 400 मीटर 100 मीटर के दौड़ में फेमस है दोस्तों। इसी तरह आपका यह है आपके क्या नाम है उनका? मंजीत सिंह 800 मीटर दौड़ में जो कि फेमस है। इसके बाद अर्पिंदर क्या बोले हैं? अर्पिंदर ये पूछा जाएगा आपसे। अर्पिंदर सिंह किस खेल से संबंधित हैं? जो कि आपको दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आप बता देंगे ट्रिपल जंप से संबंधित हैं। ट्रिपल जंप से दोस्तों याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है अंकित पंथल जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है। मुक्केबाजी से मैरी कॉम भी है। मैरी कॉम को क्या बोला जाता है? सुपर मॉम बोला जाता है। ये सब आपको रिलेट करके याद रखना है। जो आपकी मैरी कॉम है कहाँ की है? बता देंगे मणिपुर की है। कितने अभी ओलंपिक जीत, मतलब कितने बार मुक्केबाजी ओलंपिक जीत? 2012 में भी जीती थी दोस्तों। 2012 में कांस्य पदक जीती थी कि रजत पदक जीती थी, अभी हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा देख के। ठीक है, शिवनाथ सरकार और एक और प्लेयर है दोस्तों प्रणव वर्धन और शिवनाथ सरकार, दोनों लोग ब्रिज संबंधित है। ब्रिज एक खेल होता है दोस्तों, उससे संबंधित है लोग। कौन? शिवनाथ सरकार, उसके बाद और प्रणव वर्धन, दोनों लोग ब्रिज खेल से संबंधित है। इतने खेल आप याद करके जाएंगे। और बाकी क्रिकेट में आप जानते हैं कोहली, ये सब पूछा जाएगा तो बता देंगे आप, नॉर्मल चीज है। जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हमको पढ़ के जाना चाहिए, बाकी नहीं। अब ये खेल और संबंधित प्लेयर भी हो गए। नेक्स्ट आ जाता है प्रमुख खेलों और खिलाड़ियों की संख्या। अब यहाँ देखिए ट्रिक बताएंगे आपको, पहले लिख देते हैं, अच्छे से लिखते हैं। देखिए प्रमुख खेल और खिलाड़ियों की संख्या। पहला बेसबॉल, आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, हम इसका ट्रिक बताएंगे, अच्छे से बताएंगे और याद भी हो जाएगा आपको। बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो बहुत लोगों को पता होगा, बता देंगे 9 प्लेयर होते हैं। इसके बाद अभी आपको बताया था रुग्बी फुटबॉल, सबसे ज्यादा प्लेयर वाले यही खेल है दोस्तों, रुग्बी, याद रखेंगे रुग्बी फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो बता देंगे 15 प्लेयर होते हैं भैया, 15 प्लेयर होते हैं। इसके बाद पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? तो बता देंगे 4 प्लेयर होते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा बेटा। आगे चलो, वाटर पोलो जो कि पानी में खेला जाता है, वाटर पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? बता देंगे भैया 7 होते हैं। मुझे बहुत अच्छा बेटा। आगे चलो, खो में बता देंगे कितने प्लेयर होते हैं? बता देंगे 9 प्लेयर होते हैं खो में। इसके बाद कबड्डी तो सबको पता है, कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं भैया? हम लोग खेले हैं कबड्डी, हमारा कबड्डी में हमेशा प्रथम स्थान पे रहता है इंडिया। ठीक है, याद रखना चाहिए। कबड्डी, देखिए गलत लिख दिया। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? तो बता देंगे कबड्डी में भैया कितने प्लेयर होते हैं? बताइए भाई, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अभी बताए थे, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं भैया, 7 प्लेयर होते हैं। इसके बाद कबड्डी के बाद अगर और पूछा जाता है आपसे, जैसे हॉकी हो गया, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट, ऐसे याद कर लीजिए, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट जो तीनों है, तीनों में 11-11 होते हैं। ये तो पता होना चाहिए, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट तीनों में 11-11 होते हैं, ये पता होना चाहिए। इसके बाद ये सब जनरल चीजें आपको पता होगा, ये तीनों चीजें। अब इसके बाद वॉलीबॉल में कितने होते हैं? पहले नेटबॉल में कितने होते हैं? नेटबॉल जो कि आप जानते होंगे, जो कि इसे उठा के फेंका जाता है नेट में, आपको पता होना चाहिए। नेटबॉल होता है ना, वो क्या होता है? वॉलीबॉल होता है कि नेटबॉल होता है? वॉलीबॉल तो लगा होता है, सामने हाथ से मारा जाता है, वॉलीबॉल होता है। नेटबॉल में जो कि ऐसे उठा के फेंका जाता है, नेटबॉल होता है। नेटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो बता देंगे नेटबॉल में भैया होते हैं, नेटबॉल में 6 होते हैं, 7 होते हैं? 7 ही होते हैं नेटबॉल में भी 7 प्लेयर होते हैं, इसको याद आना चाहिए। इसके बाद वॉलीबॉल सिंपल है, बता देंगे सभी लोग खेलते भी होंगे वॉलीबॉल, हम तो बहुत चक्कर खेलते हैं भैया वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो बता देंगे 6 प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। इसके बाद टेनिस। अब देखिए 2 चीज टेनिस होता है, एक टेबल टेनिस होता है, एक आपका टेनिस होता है। टेबल टेनिस जो होता है दोस्तों, उसमें कितने प्लेयर होते हैं? टेबल टेनिस में 1 प्लेयर होता है, शायद ना, कितने? 2 प्लेयर होते हैं टेबल टेनिस में, 2 प्लेयर होते हैं। ठीक है, आप खेल सकते हैं टेनिस में भी 1 या 2 हो सकते हैं, टेनिस में भी और टेबल टेनिस में भी। जो कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बता देंगे आप चीन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, टेबल टेनिस याद रखेंगे इसको। इसके बाद बास्केटबॉल आपको बताया नहीं बताया ना, बास्केटबॉल लिख लीजिए। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, नेटबॉल दोस्तों आपको क्या बता दिए हम? यह बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल को हाथ से फेंका जाता है, जो नेट लगा होता है ऊपर जो डाला जाता है, और जो नेटबॉल होता है उससे शायद बैडमिंटन होता है, उस गेंद से मारा जाता है, दोनों तरफ रहते हैं, इस तरफ गेंद से खेलते हैं, जैसे हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं उसी तरह नेटबॉल में बॉल से खेलते हैं। ठीक है ना, यह होता है। अब बास्केटबॉल
बास्केटबॉल में जो बॉल फुटबॉल होता है उसी को उसमें डालकर गोल किया जाता है। कितने गोल हुए हमारे बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं बता देंगे। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 5 खिलाड़ी होते हैं भैया, बहुत अच्छा है। देख लिखते चलिए आप। जिम्नास्टिक, अब देखिए इसका ट्रिक बताएंगे हम। लास्ट यह है जिम्नास्टिक में कितने प्लेयर होते हैं तो बता देंगे जिम्नास्टिक में भैया कितने प्लेयर होते हैं? 8 प्लेयर होते हैं। अब ध्यान से देखेंगे ट्रिक, कुछ तो आप याद करेंगे और कुछ ट्रिक बता दें। जैसे देखिए पहला ट्रिक P4 अच्छे से याद करेंगे। P4 बा लिखेंगे। P4 बा वाली। बा मान लीजिए कोई सब्जी वाला है, बा बोलते हैं ना, बा या फिर हमारे यहाँ जो दादी होती हैं, दादी को भी बा बोला जाता है। जैसे दादा हैं तो दादी को बा बोलते हैं। तो इस तरह बता देंगे P4 बा वाली। P4 बा वाली P4 बा वाली ने जिम खोली। इसको देखिए इरेज कर रहे हैं हम। P4 बा वाली ने जिम खोली। इस तरह आप इससे आपको याद हो जाएगा, कई सारे गेम याद हो जाएंगे। जैसे P फॉर पोलो में 4 खिलाड़ी हो गए। पोलो के बाद आपका आ जाता है वॉलीबॉल नहीं बास्केटबॉल में कितने हो जाते हैं? बा फॉर बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी हो जाते हैं। इसके बाद वॉलीबॉल में कितने प्लेयर हो जाते हैं? अभी हमने आपको बताया वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी हैं। तो 6 देखिए आगे, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। नेट मतलब कि जिम्नास्टिक। नेट मतलब क्या बता दें? जिम्नास्टिक में नहीं, नेट मतलब नेट बॉल हो गया दोस्तों। नेट मतलब नेट बॉल, ये वाला नेट बॉल में 6 के बाद 7 खिलाड़ी हो गए। जिम्नास्टिक देखिए ट्रिक से नहीं याद करते हैं हम, इस वजह से गड़बड़ हो जाता है। ट्रिक याद तो है। P4 बाली ने जिम खोली। तो P4 पोलो का 4 हो गया, वॉलीबॉल नहीं बास्केटबॉल का 5 हो गया, वॉलीबॉल का 6 हो गया, नेट बॉल मतलब कि आपका नेट बॉल का कितना हो गया? 7 हो गया। जिम्नास्टिक का कितना था दोस्तों? 8 था। लास्ट में अभी आपको बताए थे। जिम्नास्टिक में देखिए ये 8 आया था ना। और खो में कितने खिलाड़ी है? 9 आपको बता दिया गया। खो और आपका खो हो गया। खो के बाद और कौन सा गेम है क्या हो रहा है आपका? खो और क्रिकेट। और एक कौन सा गेम है जिसमें 11 प्लेयर होते हैं? खो फुटबॉल, सॉरी खो में तो 9 होते हैं ना। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, इसको याद रखिएगा। और एक आपका यही है खो जिसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। ये चीजें याद रहनी चाहिए दोस्तों। सिंपल चीज है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है तो तुरंत दूर हो जाएगा अगर आप याद किए रहेंगे तब। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता है। वैसे इस सब चीज़ों में अगर ट्रिक याद हो जाता है एक बार ना, तो उसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वल्ले में नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रमुख खेल और खिलाड़ियों की संख्या, ये तो हो गया। इसके बाद ट्रॉफी, सभी गेम से रिलेटेड ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। इसको अच्छा लास्ट में बात करते हैं। खिलाड़ियों और उनके उपनाम, पहले बात कर लेते हैं खिलाड़ियों और उनके उपनाम। ध्यान से सुनिएगा। जैसे मेजर ध्यानचंद है, मेजर ध्यानचंद को क्या बोलते हैं तो बता देंगे। मेजर ध्यानचंद को बोलते हैं हॉकी का जादूगर। हॉकी का एक ध्यानचंद कब भी होता है दोस्तों, जो कि इन्हीं के नाम से दिया जाता है, याद रखना चाहिए आपको। इसके बाद हम आ जाते हैं पीटी उषा को क्या बोलते हैं बताइए? बहुत सिंपल है, तो आपको पता होगा। पीटी उषा सबको पता है, हमें पता है सब। पीटी उषा का उड़न परी बोला जाता है। अभी एक आपके हिमा दास आ गए हैं। हिमा दास को क्या बोला जाता है? असम का बताइए भैया बताइए। इसको आप कमेंट करिए। तो असम का जो हिमा दास हैं उनको क्या बोला जाता है? इनको दोस्तों हिमा दास का जो असम का इनको गेम का कर लीजिए, इनको गेम का एक चीज़ और बनाया, ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया हिमा दास को गेम का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। और असम क्या अगर बोला जाए टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है बताएंगे? प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। ये चीज़ें याद रखनी चाहिए आपको। पीटी उषा। मध्य प्रदेश का टूरिज्म का किसे बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर तो बता देंगे आप गोविंदा को बनाया गया है। ठीक है ना, इस तरह बता देंगे आप। अगर बोला जाए अभी आपका नाडा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया तो सुनील शेट्टी को बनाया गया है। ये सब करंट का नहीं, मुझे आपको पता होना चाहिए दोस्तों। पीटी उषा, अब बताइए पीटी उषा क्या बोलते हैं? उड़न परी बोलते हैं। इसके बाद मिल्खा सिंह को क्या बोलते हैं? फ्लाइंग सिख बोलते हैं मिल्खा सिंह को, याद रखेंगे। इसके बाद से शोएब अख्तर को क्या बोलते हैं दोस्तों? उनका उपनाम क्या है शोएब अख्तर का तो बता देंगे। शोएब अख्तर का जो उपनाम है दोस्तों क्या है? रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एक्सप्रेस आ गया तो आप अंदाजा लगा लेंगे हिमा दास को क्या बोलते हैं। हम पूरा नाम नहीं बताने वाले, एक्सप्रेस आ गया तो बता सकते हैं। ठीक है ना बता सकते हैं बहुत लोग। अब देखिए माइकल फेल्प्स, एक और है माइकल फेल्प्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? माइकल फेल्प्स को बोलते हैं फ्लाइंग फिश के नाम से माइकल फेल्प्स को जानते हैं। अमेरिका को जानते हैं सुपरमॉम के नाम से जानते हैं। लिएंडर पेस हैं दोस्तों पाकर डायनेमो के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, पाकर डायनेमो याद रखेंगे, डायनेमो। इसके बाद सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। एक और बच गया आपके हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये गेम में चेंज ला जाते थे हमेशा, इसलिए टर्मिनेटर के नाम से इनको जाना जाता है। एक पेले को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? बता देंगे। पेले को ब्लैक पर्ल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ब्लैक पर्ल के नाम से जानते हैं। पर्ल
ब्लैक पर्ल के नाम से जानते हैं। अब ये चीज़ हो गया खिलाड़ियों और उनके उपनाम। देखिए खिलाड़ियों और उनके उपनाम भी बता दिए हम आपको। ये क्रम से मिटाते हुए चल रहे हैं दोस्तों, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। एक बार अच्छा कर शेयर कर दीजिए, कम से कम अपने दोस्त का ध्यान तो दीजिए, उनको भी कुछ फायदा हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। अब देखिए ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। सभी खेल और ट्रॉफियाँ आपको पता होगा। चलिए ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। अब देखिए हॉकी के कितने होते हैं हॉकी। देखिए हॉकी के कितने अगर बोला जाए आपसे कितने ट्रॉफियाँ होते हैं, आप लोग लिखते चलें। बेटन कप होता है, बेटन कप के बाद रंगास्वामी कप होता है, रंगास्वामी कप के बाद आगा कप होता है, आगा खा बेगम रसूल कप होता है, आप लोग लिखते चलें। इसके बाद महाराज रणजीत सिंह गोल्ड कप होता है, आप इसको भी लिख लेंगे। ध्यानचंद ट्रॉफी होता है, अभी हमने आपको बताया था। इसके बाद होता है नेहरू ट्रॉफी भी हॉकी में ही दिया जाता है। इसके बाद सिंधिया ट्रॉफी होता है, सिंधिया गोल्ड कप ट्रॉफी होता है जो कि हॉकी के लिए ही दिया जाता है। इसके बाद मुरुगप्पा, यह देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम लिख देते हैं मुरुगप्पा, यह भी दोस्तों होता है जो कि हॉकी के लिए ही दिया जाता है। इसके बाद वेलिंगटन फुटबॉल आपने सुना होगा वेलिंगटन फुटबॉल जो कि उसमें कितने गेम होते हैं, सॉरी रुग्बी फुटबॉल सुने थे आपने, रुग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर थे। वेलिंगटन फुटबॉल एक होता है दोस्तों, उसको नहीं पढ़ना है आपको, बस ये जान लीजिए। वेलिंगटन कप होता है जो कि हॉकी में दिया जाता है, याद रखेंगे। इंदिरा गांधी गोल्ड कप होता है जो कि हॉकी में ही दिया जाता है। इतने खेल हॉकी के लिए हो गए, आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट से बात कर लेते हैं फुटबॉल की। पहले चलिए बात कर लेते हैं फुटबॉल में कितने गेम किसको मतलब कितने ट्रॉफियां दी जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहला सुब्रतो कप। कौन सा? सुब्रतो कप, आप इसको लिख लें, सुब्रतो ट्रॉफी के बाद संतोष ट्रॉफी भी होता है। सुब्रतो ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। अगर और देखा जाए तो रोवर्स ट्रॉफी इसको भी लिख लें। इसके बाद DCM ट्रॉफी यह भी दिया जाता है दोस्तों। इसके बाद डूरंड कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फुटबॉल के लिए। डूरंड से याद कर लें। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मर्डेका, जो कि बच्चे कंफ्यूज जाते हैं जब आता जाता है। मर्डेका ट्रॉफी, इसको रट के जाइएगा। आने वाले किसी भी एग्जाम आपके दिल्ली पुलिस की शिफ्ट में पूछा जा सकता है, मर्डेका। इसके बाद दोस्तों और देखा जाए तो मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी एक होता है, एक होता है सुब्रतो मुखर्जी। दोनों सुब्रतो मुखर्जी, आप दोनों लिख लें, सुब्रतो मुखर्जी। एक होता है आशुतोष। यह दोनों का दोनों किसमें दिया जाता है? आपका फुटबॉल में दिया जाता है। आशुतोष मुखर्जी, यह कप हो गए फुटबॉल के। दोस्तों जो कि आपको कंटेंट आज लाया गया है ना, यह हम लोग मतलब बहुत सारे वीडियो लगा देते हैं बनाने के लिए, लेकिन आज आपको बहुत फास्ट तरीके से कराया जा रहा है, तो इसको आप करें, इसका फायदा उठाएं। इसके बाद क्रिकेट में सबको पता होता है रणजी, पहला रणजी है, रणजी बच्चे खेलते हैं, छोटे बच्चे स्टार्टिंग से खेलना स्टार्ट कर देते हैं। रणजी के बाद ईरानी के बाद दिलीप के बाद सीके नायडू के बाद रानी झांसी के बाद देवधर के बाद जीडी बिरला, इसके बाद रोहिंटजन करके है। इतनी ट्रॉफियां हो गई क्रिकेट की, आपको पता होगा ये सब सारी चीजें क्रिकेट में। इसके बाद आ जाते हैं टेबल टेनिस में 2 याद रखें। टेबल टेनिस में एक रामानुज याद रखें, रामानुज ट्रॉफी। एक और याद रखें, जयलक्ष्मी ट्रॉफी, जो कि लड़कियों को दिया जाता है, लड़कियों के लिए होता है जयलक्ष्मी, याद रखेंगे दोस्तों। एक वर्ना वेलेक भी होता है जो कि पुरुष के लिए होता है। या टेनिस इंपॉर्टेंट नहीं है, बैडमिंटन पे आ जाते हैं। बैडमिंटन मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला चड्ढा ट्रॉफी, नारंग याद करें, 2-3 बार बोले। अमृत दीवान, चड्ढा, नारंग, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 ही काफी है। चड्ढा, नारंग, अमृत दीवान कप, तीनों का तीनों बैडमिंटन के लिए दिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लिए होंगे इसे। बास्केटबॉल में 2 ट्रॉफी है बास्केटबॉल में, एक नेहरू ट्रॉफी, एक और है आपका फेडरेशन कप, दोनों याद रख लेंगे। फेडरेशन कप ट्रॉफी, नेहरू और फेडरेशन किसके लिए है? बास्केटबॉल के लिए है। इसके बाद ब्रिज अभी हमने आपको बताया, ब्रिज के लिए कौन प्लेयर थे? अभी हमने आपको बताया था ब्रिज के लिए कौन प्लेयर थे आपके। ब्रिज के लिए कौन प्लेयर थे? प्रणब वर्धन और शिवनाथ सरकार, दोनों थे ब्रिज के लिए ना, जाने जाते हैं। तो यह दोनों ब्रिज में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है तो बता देंगे। ब्रिज में होलकर ट्रॉफी, बच्चे लगा के आ जाते हैं। होलकर ट्रॉफी जब भी देखते हैं तो लगा के आ जाते हैं फुटबॉल, लेकिन नहीं, होलकर है ब्रिज का, याद रखेंगे। अब देखिए इसके बाद है पोलो में तो बहुत कम होता है, लेकिन आप याद कर लेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एजरा कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। एजरा कप के बाद पृथ्वीपाल सिंह, राधा मोहन ट्रॉफी, यह लिख लें। एक बार पृथ्वीपाल सिंह, एक और है दोस्तों, एक और है क्लासिक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन लिख लें आप क्लासिक। पोलो के बाद दोस्तों आ जाता है आपका गोल्फ का एक ट्रॉफी बहुत मजेदार है दोस्तों, बाकर कप, बहुत बार पूछा जाता है गोल्फ का। बाकर कप के बाद एक और आपका आ जाता है राइडर कप, और एक और है डनहिल और प्रिंस ऑफ वेल्स कप।
प्रिंस ऑफ वेल्स कप, बाकर कप, राइडर कप, ये तीनों याद रखेंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स, राइडर और बाकर, ये आपका जाना जाता है गोल्फ के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में चाइना कप, बस एक याद रखेंगे, चाइना कप, जिम्नास्टिक का, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये पूरा हो गया। चलिए, इसका ट्रॉफी हो गया। अब आगामी खेल की बात कर लेते हैं, कौन कौन से खेल है। जैसे कि आपका अभी हमने बताया कि ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ था, कौन बताएगा? 1896 में हुआ था। ओलंपिक खेल का शुरुआत 1896 में हुआ था दोस्तों। यूनान के जो देश थे दोस्तों, यूनान के एथेंस में शुरुआत हुआ था, ये याद रखेंगे 1896 में। ये चीजें 1894 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन शुरुआत 1896 में होता है। भूल कर भी 1894 नहीं लगाएंगे, इसको दिमाग में सेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 2016 वाले ओलंपिक में एक बैडमिंटन प्लेयर था और एक कुश्ती प्लेयर थे, जो दोनों के दोनों अवार्ड जीते थे। 2016 की बात कर रहे हैं, 2016 वाले ओलंपिक में दोस्तों। ठीक है ना, इसमें जो एक थे दोस्तों 2016 वाले में एक भारत कौन सा पदक जीता था? एक रजत जीता था, रजत पदक जीता था, रजत, और एक जीता था रजत पदक बैडमिंटन में जीता गया था। कौन जीता था बता देंगे? साइना नेहवाल ने जीता था रजत पदक, साइना नेहवाल ने जीता था रजत पदक। और एक पीवी सिंधु ने जीता था आपका कांस्य पदक, याद रखेंगे। पीवी सिंधु रजत पदक, पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता था बता देंगे? रजत पदक। और कांस्य पदक कौन जीती थी? आपके साइना नेहवाल ने जीती थी। दोनों याद रखेंगे दोस्तों, इनको माना जाता है यह सब दोनों। ठीक है, अब देखिए रजत पदक, और उसके बाद एक कुश्ती में आया था। कुश्ती में कौन जीता था? कुश्ती में कांस्य पदक आया था, कुश्ती में याद रखेंगे, कुश्ती में कांस्य पदक आया था। अब हम क्रम से बताते हुए चलते हैं आपको। ठीक है, देखिए जैसे कि 2008 में अगर बोला जाता है आपसे कौन कौन जीता था तो बताएंगे अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल में जीती थी। 10 मीटर एयर राइफल में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक भारत को दिलाई थी, जो कि भारत का सबसे पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक में था। इसको याद रखेंगे 2008 में। ठीक है, अभिनव बिंद्रा के नाम था। इसके बाद सुशील कुमार जीते, 2 लगातार ओलंपिक पदक इन्होंने जीता है, याद रखेंगे। 2008 में कांस्य पदक, 2012 में रजत पदक। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, 2008 में कांस्य पदक, 2012 में रजत पदक। सुशील कुमार जी ने कुश्ती में जीता है। कब जीता है तो बता देंगे 2008 में और 2012 में। इसके बाद विजय कुमार निशानेबाजी है दोस्तों, जो कि रजत पदक जीते हैं। विजय कुमार निशानेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं गगन नारंग भी जीते हुए हैं आपके ओलंपिक। गगन नारंग दोस्तों यह जीते हुए हैं। गगन नारंग भी निशानेबाज के लिए ही फेमस है, याद रखेंगे, जो कि कांस्य पदक जीते हैं। कांस्य पदक याद रखेंगे दोस्तों। ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम में दे सकता है कि कौन से इसमें से प्लेयर हैं जो कि ओलंपिक नहीं खेले हुए हैं, ओलंपिक में पदक नहीं जीते हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद करके। क्योंकि दो से ज्यादा भी क्वेश्चन बन सकते हैं गेम से, 2 तो बन ही गया, 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं, इसको याद रखेंगे। इसके बाद मैरी कॉम आपको पता है जो कि 2012 वाले में, 2016 वाले में नहीं, 2012 वाले में जीती थी मुक्केबाजी में। कौन सी पदक जीती थी हमने आपको बता दिया, कांस्य पदक जीती थी, जिन्हें क्या बोला जाता है? सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, जो कि मणिपुर के हैं। साइना नेहवाल, अभी हमने आपको बताया, साइना नेहवाल कांस्य पदक जीती हैं और पीवी सिंधु रजत पदक जीती हैं, दोनों याद रखना चाहिए आपको। योगेश्वर दत्त जो कि कुश्ती रजत पदक जीते हैं, याद रखना चाहिए दोस्तों। अब देखिए योगेश्वर दत्त जो है दोस्तों, वो 66 केजी फ्री स्टाइल में खेलते हैं। 66, एक मिनट 60 केजी फ्री स्टाइल, जो कि आपके योगेश्वर दत्त हैं, वो 60 केजी फ्री स्टाइल के प्लेयर हैं दोस्तों, जो कि कुश्ती में रजत पदक भारत को दिलाए हैं ओलंपिक में, याद रखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हमने आपको बताया था सुशील कुमार थे दोस्तों, वो 66 केजी के लिए जाने जाते हैं। 66 केजी। जो आपके एक और हैं, हमने आपको और एक नाम बताया था ना, बजरंग पुनिया, वो 65 केजी के जाने जाते हैं, 65 केजी के, याद रखेंगे दोस्तों। इनको अभी इंग्लैंड में बजरंग पुनिया को ले गया है, तो ले जाया गया है, जो कि उसमें उनको आराम के लिए कुछ कायदे कानून भी बताए गए हैं इस बार। चलिए एक चीज़ और जान लेते हैं, इतना चीज़ हो गया। अब आपको पता होगा 2020 में कहाँ होने वाला ओलंपिक, 2020 में होने वाला था, लेकिन 2021 में होगा। 2021 में कहाँ पे होगा भैया? जापान में होगा। ये कौन सा ओलंपिक है तो बता देंगे आप, कौन सा ओलंपिक है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन है। अगर शीतकालीन बोला जाए, शीतकालीन 2022 में चाइना में होगा, ये चीज़ें याद रहनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद आपका पूछा जाता है 2024 में, तो आप क्रम से बता सकते हैं, इसको बहुत बार हमने बताया हुआ है। 2024 में फ्रांस में होगा। 2028 में कहाँ पे होगा? लॉस एंजलिस मतलब कि यूएसए में होगा। 2032 में कहाँ पे होगा? 2032 में होगा भारत में, याद रखेंगे, इतनी चीज़ें आपको याद होंगी। इसके बाद हम यह चीज़ें इतनी जान गए। ये देखिए आगामी खेल से भी था आपका, आगामी खेल ही बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। इसके बाद राष्ट्रमंडल गेम होता है, राष्ट्रमंडल होता है दोस्तों। यह बोला जाता है कब से इसकी स्टार्टिंग हुई तो बता देंगे 1930 से हुआ था स्टार्टिंग इसका, जो कि कंटिन्यू हो गया, 1930 से कंटिन्यू हो जाता है। अब देखिए 2018 में कहाँ हुआ था राष्ट्रमंडल? 2018 में कहाँ हुआ था बता देंगे, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसके बाद 2019 मतलब 4 साल का होता है ना, 2022 में कहाँ पर होगा? 2022 पर कहाँ पर होगा यह पूछा जा सकता है। बर्मिंघम, इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा, याद रखेंगे दोस्तों ये चीज़ें। राष्ट्रमंडल खेल है। राष्ट्रमंडल के बाद हम आपको बता देते हैं एशियन खेल।
एशियन 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 सबसे पहला कब हुआ था? एशियन खेल सबसे पहला यह कब हुआ था? तो बता देंगे 1951 में हुआ था। 1951 में सबसे पहला हुआ था एशियन खेल, और 1951 से ही आपका 1954 से शायद दिया जाता है ना भारत रत्न। 1954 से भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है। 1954 से भारत रत्न दिया जाता है, गलती हो गई, 1951 से दिया जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। 1951 से ही आपका जो यह था ना पंच करके था, क्या नाम उसका दोस्तों, एक मिनट बता रहे हैं। 5 वर्षों की जो योजना बनाई जाती थी, तो वो स्टार्ट हुआ था 1951 से। 1950 में सभा बैठा था, 1951 से स्टार्ट हो गया था ना, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अब तो उसके जगह नीति आयोग आ गया है, जो कि 1 जनवरी 2015 को बनाया गया, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन है? तो बता देंगे हमारे अध्यक्ष जो होते हैं नीति आयोग के हो या फिर योजना आयोग के हो, अध्यक्ष हमेशा के हमेशा कौन होते हैं? आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। यह चीज़ याद रखेंगे। एशियन खेल कब से स्टार्ट हुआ? 1951 से स्टार्ट हुआ। 2018 में कहाँ हुआ था एशियन खेल? तो बता देंगे जकार्ता में हुआ था भैया, जकार्ता में हुआ था, जो कि इंडोनेशिया सबसे पहले नंबर पर भी था इस गेम में। सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला इंडोनेशिया ही था। 2022 में कहाँ पर हुआ था, मतलब कहाँ पर होगा 2022 में, कहाँ पर होगा? तो बता देंगे चीन के हांगझा में। कहाँ पर होगा? हांगझू हमने कल भी बताया था इसको। हांगझू में होगा, चीन के हांगझू में होगा। यह कौन से नंबर का होगा? तो बता देंगे कौन से नंबर का होगा? 19वें नंबर का होगा। अब आपसे पूछते हैं 20वें नंबर का क्या होगा? आपसे देखिए 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर 2022 में कहाँ पर होगा, या फिर 19वें नंबर का एशियन गेम कहाँ पर होगा। दोनों में आप रट कर जाएंगे, हो सकता है या ना दे 2022 वाले, तो बच्चे आधा खेल मर जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए 19वां मतलब कि 2022 याद रखेंगे, जो कि चीन में होने वाला है। इसके बाद 20वें नंबर का, जो 20वें नंबर का एशियन गेम है दोस्तों, वो कहाँ पर होगा? तो बता देंगे 20वें नंबर का एशियन गेम जापान के नागोया में होगा। जापान के नागोया में, याद रखेंगे। नागोया एक पार्ट है, मतलब कह लीजिए जैसे हम लोग के यहाँ है ना दिल्ली, मुंबई, उसी तरह नागोया भी है जापान का। जापान में मेजर आइलैंड 4 होते हैं, आपको पता होगा, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। चलिए, होक्काइडो वहाँ का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे हम लोग फुटबॉल पे आ जाते हैं। फुटबॉल की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? यह बता दीजिए, फुटबॉल की शुरुआत कब से हुई थी? फुटबॉल की शुरुआत बता देंगे। फुटबॉल के जो जन्मदाता हैं दोस्तों, वो इंग्लैंड को माना जाता है। इंग्लैंड को फुटबॉल का जन्मदाता माना जाता है। जैसे कि आप लोग को जानते होंगे क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो है ही, जो कि सबसे पहला खेला गया था इंग्लैंड में ही खेला गया था। लेकिन फुटबॉल के जन्मदाता भी इंग्लैंड ही है। कब हुआ था, मतलब इंग्लैंड इसका मतलब कि कब स्टार्ट हो गया, मतलब कंटिन्यू कब से हो गया वर्तमान में? तो बता देंगे 1930 से कंटिन्यू है फुटबॉल, ठीक है। विश्व फुटबॉल के कब की बात कर रहे हैं? फुटबॉल विश्व कप की बात कर रहे हैं। फुटबॉल आम लोग, मतलब बहुत सारे फुटबॉल होते हैं। फुटबॉल में जितने गेम बताया गया आपको ना, जितना फुटबॉल में आपको बताया गया ना, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी, आशुतोष, रोवर्स, ये सब बताया गया ना, तो ये सब अलग अलग मतलब एक तरह से गेम होता है। अब देखिए फुटबॉल 1930 से स्टार्ट होता है, याद रखेंगे। वर्तमान में 2018 में कहाँ पर हुआ था? तो बताएंगे रूस में हुआ था भैया, रूस में हुआ था। बहुत धाकड़ टीम थी। क्रोएशिया और फ्रांस के बीच हुआ था। क्रोएशिया जीत गया था, फ्रांस हार गया था ना, फ्रांस हारा था। क्रोएशिया एक छोटी सी कंट्री है दोस्तों, याद रखेंगे। 2018 में रूस में, और 2022 में कहाँ पर होगा? सबको पता होगा 2022 में भैया कहाँ पर होगा? कतर में होगा, ये याद रखेंगे, कतर में प्रस्तावित है। इसके बाद 2024 का कहाँ पर होगा? तो बता देंगे यूएसए प्लस कनाडा प्लस मैक्सिको, तीनों जगह होगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें थी दोस्तों जो आपको जाननी थी, और इससे बाहर गेम में आप मान के चलें एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको अगर क्वेश्चन फंसा तो इतने में से फंसेगा। बहुत शानदार तरीके से बताया गया है दोस्तों। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जो आगामी दिल्ली के सिवा भी और सारे एग्जाम देने वाले हैं। अब ऐसा नहीं कि दिल्ली के लिए ही है केवल इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए जो कि आपके एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और जो कि लगने वाले हैं सभी के लिए। अब इसको एक काम करेंगे, 2 से 3 बार देखेंगे। 2 बार 3 बार जब देख लेंगे ना, एक बार लिख लेंगे या फिर 2-3 बार सुन लेंगे, जहाँ से आपको बताया गया ये सारी चीज़ें, गेम जो बताएंगे हम ना, जहाँ से बताया गया उसको सुन लें, बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। आप इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे दोस्तों, हम वादा करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।